हाँ जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, हमने अपनी पिछली क्लास में जैसा कि आप सब लोगों से वादा किया था, ठीक वैसे ही हम अपनी क्लास लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं। आज के बाद में हमारे इस दूसरी वीडियोज में हम लोग एकेडमिक क्लासें चला रहे हैं, वो अलग है। एकेडमिक क्लासों के साथ में हमारी दूसरी क्लासें चलेंगी जो एयरफोर्स स्पेशल के नाम से चलेंगी। आप और हम सब लोग जानते हैं कि आपके एयरफोर्स का पेपर लगभग 1-1.5 महीने में होने वाला है, क्योंकि आपके एयरफोर्स के पेपर की जून में डेट है। अनुमान ये है कि ये जून में होगा, और जब आपका एयरफोर्स का पेपर जून में होने वाला है तो आपके पास पूरा समय है अपने सिलेबस को अच्छी तरह से रिवाइज करने का। अब इस सिलेबस में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे मुख्य पॉइंट, कुछ ऐसे मुख्य टॉपिक क्लियर कराऊंगा। हालांकि सिलेबस पूरा क्लियर कराऊंगा और उनमें से मुख्य पॉइंटों पर ज़्यादा ध्यान देंगे ताकि आप लोग पढ़ते हुए ढंग से क्लियर करें और अपने पूरे सिलेबस का रिवीजन करते हुए चलें। तो देखिए, आज हम लोग शुरू करते हैं अपने शुरुआती टॉपिक में से एक मुख्य टॉपिक लेते हैं गति। अच्छा, गति यानी मोशन। और आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग गति में हम क्या पढ़ते हैं कि आप जब कोई भी पिंड अपनी स्थिति का परिवर्तन करे एक स्थान से दूसरे स्थान तक, जब कोई भी पिंड समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो ये वाला परिवर्तन उसकी गति कहलाती है। अब इस गति के लिए जरूरी क्या क्या है कि समय बदलना चाहिए और उसकी स्थिति भी बदलनी चाहिए। समय भी चेंज और स्थिति में भी चेंज, ये सामान्य परिभाषा है जो आप लोग जानते हैं। लेकिन मेरा मुख्य पॉइंट है गति में शुरू करने का, हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों गुरुत्व के अधीन गति। मतलब जब कोई भी पॉइंट, कोई भी पिंड, कोई भी वस्तु गुरुत्व के अधीन गति करती है। जैसे आप लोगों ने किसी पत्थर को ऊपर फेंका, किसी पत्थर को नीचे की ओर फेंका। आप मीनार की छत पर खड़े हुए, वहां से आप लोगों ने एक पत्थर को नीचे की ओर फेंक दिया और एक पत्थर को आप लोगों ने मीनार की छत तक पहुंचाने के लिए ऊपर की ओर फेंका, तो ये दोनों पिंड आपस में किस तरह गति करेंगे, आज का हमारा मुख्य बिंदु यही है। तो एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, आप और हम सब लोग जानते हैं कि गति के कुल मिलाकर 4 समीकरण होते हैं। गति के कुल मिलाकर 4 समीकरण होते हैं। पहला होता है v बराबर u प्लस at, दूसरा होता है s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, और चौथा होता है sn बराबर u प्लस 1/2a और 2n-1। देखिए, ये समीकरण दिखाता है पिंड के वेग में परिवर्तन, त्वरण और समय में संबंध। ये तय किए गए विस्थापन, ये विस्थापन, त्वरण और वेग में संबंध। इस वाले समीकरण और इस वाले समीकरण में आप लोगों को अंतर समझना है। जब भी आप लोगों को t सेकंड पश्चात दूरी ज्ञात करनी हो कि इतने समय के बाद कितनी दूरी तय की पिंड ने, तो आप लोग ये समीकरण लगाओगे। लेकिन ये समीकरण कब लगाओगे, जब आपको ये ज्ञात करना हो nवें सेकंड में तय दूरी। जब आप लोगों को ये पता लगाना हो कि nवें सेकंड में तय की गई दूरी क्या है, तो इस समीकरण का उपयोग करेंगे। दोबारा समझिए, मैंने कहा कोई भी पिंड चलते हुए 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करता है, तो 5 सेकंड में तय की गई दूरी के लिए आप लोग ये समीकरण लगाओगे। लेकिन अगर मैंने ये कहा कि 5वें सेकंड में कितनी दूरी तय की, 5वें सेकंड में, तो 5वें सेकंड के लिए ये लगाओगे। दोबारा सुने, 5 सेकंड में तय की गई दूरी के लिए ये समीकरण और 5वें सेकंड में तय की गई दूरी के लिए ये समीकरण। तो शुरू करते हैं बच्चों। देखिए, गुरुत्व के अधीन गति में आपका पिंड 2 तरह से गति करेगा। हो सकता है जब पिंड नीचे की ओर गति करे, जब आपका पिंड कहाँ की ओर गति करे बच्चों, नीचे की ओर गति करे। जब आपका पिंड नीचे की ओर गति करेगा तो क्या क्या होगा वो देखिए। जब आपका पिंड नीचे की ओर गति करता है, आप लोगों ने ऐसे एक पत्थर लिया और उस पत्थर को छोड़ा, अब ये पत्थर नीचे की ओर गति करेगा, तो इस अवस्था में इसका प्रारंभिक वेग 0 है। इसका मतलब जब पिंड नीचे की ओर गति करेगा तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होगा, उसका प्रारंभिक वेग 0 होगा। यानी इस पिंड को जब मैं नीचे की ओर छोड़ूंगा तो इस पिंड का प्रारंभिक वेग 0, और ये पृथ्वी के सतह की ओर गति करेगा, धरातल की ओर गति करेगा, तो इस पर गुरुत्वीय त्वरण लगेगा। और गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर धनात्मक होता है। नीचे की ओर गुरुत्वीय त्वरण कैसा होता है बच्चों, धनात्मक। तो जब आपका पिंड नीचे की ओर गति करेगा तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होगा और उसका त्वरण होगा धनात्मक। तो अब लगाते हैं सभी समीकरणों को।
पहला है v बराबर u प्लस ए टी। तो v बराबर बोलिए u की वैल्यू 0, a की वैल्यू g और t। तो बोलिए v बराबर क्या फॉर्मूला निकला, gt। अब इस फॉर्मूले का यूज कहाँ करना है, v बराबर gt है। इन सब के यूज में अभी आप लोगों को न्यूमेरिकल्स में समझाऊंगा, तब तक के लिए आप लोग फॉर्मूले ड्राइव कीजिए। देखिए पहला समीकरण लगाया v बराबर u प्लस ए टी। तो इसका प्रारंभिक वेग 0 है जब पिंड नीचे की ओर गति कर रहा है, तो v बराबर gt। दूसरा है s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s बराबर आपके पिंड ने कितनी दूरी तय की, u का मान 0 प्लस 1/2 gt स्क्वायर। अगर आपका पिंड नीचे की ओर फेंका गया तो वह t समय में कितनी दूरी तय करेगा, s बराबर 1/2 gt स्क्वायर। अब हम लोग तीसरा पढ़ते हैं बच्चों। तीसरा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर बराबर u की वैल्यू है 0, u की वैल्यू 0 प्लस 2g और s की जगह पर पिंड ने नीचे की ओर कितनी दूरी तय की उसको मैं ऊंचाई से ले सकता हूं। s की जगह पर मैंने h लिखा, तो v स्क्वायर बराबर क्या निकला, 2gh। तो v बराबर निकल कर आया अंडर रूट में 2gh। आपका पिंड जब नीचे की ओर गिरेगा तो वो धरातल पर कितने वेग से टकराएगा, ये उसका अंतिम वेग है। और अगर आप लोगों को पिंड के द्वारा तय की गई दूरी यानी ऊंचाई ज्ञात करनी है तो v स्क्वायर अपॉन 2g, v स्क्वायर अपॉन 2g। अब गौर से सुनना मैं क्या कहता हूं कि जब पिंड नीचे की ओर गति करेगा तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होगा और उस पर लगने वाला त्वरण गुरुत्व त्वरण होगा जो धनात्मक रहेगा। अब पहले समीकरण में v बराबर u प्लस ए टी लगाया तो निकला v बराबर gt। कब, जब पिंड को आप लोगों ने छोड़ा तो उसका प्रारंभिक वेग 0 है, वो धरातल से जिस वेग से टकराएगा वो उसका अंतिम वेग v है। जिस त्वरण से गति करेगा वो गुरुत्व त्वरण g है और जितना समय उसको धरातल तक पहुंचने में लगेगा वो समय t है और जितनी दूरी तय करेगा यानी जितनी ऊंचाई तय करेगा वो s या h है। तो अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि मैंने किसी मीनार की छत से पत्थर को फेंका और वो धरातल तक 5 सेकंड में पहुंच गया, तो 5 सेकंड में पहुंचते हुए उसने कितने वेग से वो धरातल से टकराएगा। चलिए इनके न्यूमेरिकल ले लेते हैं हम लोग इस साइड में। तो देखिए क्वेश्चंस, सबसे पहला, माना किसी भी पिंड को मैंने धरातल की ओर फेंका। मेरा प्रश्न गौर से सुनना, मैंने किसी पिंड को धरातल की ओर फेंका और वह धरातल तक 5 सेकंड में पहुंच गया। वह धरातल तक कितने समय में पहुंच गया, 5 सेकंड में पहुंच गया। तो बताइए कि वह धरातल से कितने वेग से टकराएगा। दोबारा सुने, माना मैंने किसी पिंड को धरातल से किसी ऊंचाई पर बिल्डिंग है और बिल्डिंग से मैंने फेंका और वो पत्थर या वो पिंड धरातल तक 5 सेकंड में पहुंचा। 5 सेकंड में पहुंचा तो वह धरातल से कितने वेग से टकराएगा। तो हमें अंतिम वेग ज्ञात करना है। कितने, क्या ज्ञात करना, अंतिम वेग। तो v बराबर gt, g का मान 9.8 और t का मान 5। हम लोग जनरली इस 9.8 की जगह पर 10 लिख सकते हैं, यानी g का मान 10 ले सकते हैं। तो v बराबर हो गया 50 मीटर पर सेकंड। 50 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब वो धरातल से कितने वेग से टकराएगा, 50 मीटर पर सेकंड से। दूसरा, अगर आप लोगों को यह पता करना हो कि मैंने किसी मीनार की छत से एक पत्थर को फेंका और वो धरातल तक 5 सेकंड में पहुंच गया तो मीनार की ऊंचाई क्या है। अगर आप लोगों को फिर ये ज्ञात करना हो कि मीनार की ऊंचाई क्या है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए t में और s में ये रिलेशन है। तो s बराबर 1/2 gt स्क्वायर। तो 1/2 g का मान 10 और t का मान 5, स्क्वायर है तो 5 गुणा 5, 2 से 5 बार कट गया। तो s यानी मीनार की ऊंचाई h कितनी हो गई, 125 मीटर। कितनी हो गई, 125 मीटर। उसके पश्चात लेकिन अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि आपने किसी पत्थर को धरातल से ऊंचाई पर जो बिल्डिंग है वहां से फेंका और वह 5 सेकंड में धरातल तक पहुंच गया तो वह धरातल से कितने वेग से टकराएगा। तो v बराबर gt, क्योंकि इनमें रिलेशन यही है। तो कितने वेग से बच्चों,
50 मीटर पर सेकंड से, और वह मीनार की ऊंचाई पूछे, यानी कि मीनार की कितनी ऊंचाई है, यानी ये भी कह सकता है कि कितनी ऊंची मीनार से एक पत्थर को फेंका जाए कि वह धरातल तक 5 सेकंड में पहुंच जाए। कितनी ऊंची मीनार से किसी पत्थर को फेंका जाए कि वह धरातल तक 5 सेकंड में पहुंच जाए। तो S बराबर 1/2 GT स्क्वायर। कितनी ऊंचाई बच्चों? 125 मीटर। क्लियर बच्चों? तो इस तरह हम लोग इन फॉर्मूलों पर आधारित अपने प्रश्न करते हैं, और इन प्रश्नों को करते हुए हम लोग अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। तो एक बार से फिर देखिए, जब कोई भी पिंड नीचे की ओर गति करता है तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होता है और त्वरण धनात्मक रहता है g के रूप में। तो अंतिम वेग ज्ञात करना हो तो gt। मीनार की ऊंचाई, पत्थर के गिराने की ऊंचाई ज्ञात करनी हो तो 1/2 GT स्क्वायर। और अगर अंतिम वेग ऊंचाई से ज्ञात करना हो तो v बराबर √2gh। देखिए ये आप लोगों ने निकाला है। अगर मैं ये कह देता हूं कि किसी पत्थर को धरातल से 125 मीटर से फेंका गया, जो देखिए यहां पर है। मैंने कहा कि यदि किसी पत्थर को धरातल से 125 मीटर की ऊंचाई से फेंका गया तो बताइए वह धरातल पर कितने वेग से टकराएगा। यानी इससे ये उत्तर आना चाहिए, अगर हम सही हैं तो इससे ये उत्तर आना चाहिए। मैंने कहा यदि किसी पत्थर को धरातल से 125 मीटर की ऊंचाई से फेंका जाए तो वह धरातल पर कितने वेग से टकराएगा। तो देखिए जरा, वेग और ऊंचाई में क्या संबंध है? v बराबर √2gh। तो वेग ज्ञात करना है, √2gh है आपका, √2g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू 125। तो v बराबर ये हो गया 125 गुणा 2, 250, 1 0 ये, तो v 25 का वर्गमूल 5 और 2 जीरो से आ गया 1 0। तो बोलिए कितना निकला? 50 मीटर पर सेकंड। तो देखिए जरा, वही निकल कर आया कि नहीं आया? 50 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब सारी स्थितियां एक जैसी हैं। आप लोगों को मीनार की ऊंचाई से समय पूछे तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अच्छा, मैं अभी बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल लेने वाला हूं जिनसे आपको सारी स्थितियां क्लियर हो जाएंगी। अभी मैंने एक स्थिति पर बात की है कि किसी मीनार से हम लोगों ने पत्थर फेंका, वो धरातल तक 5 सेकंड में पहुंचा, तो वह धरातल पर कितने वेग से टकराएगा? 50 मीटर पर सेकंड। कितनी ऊंचाई से फेंका गया? 125 मीटर से। मैं इसको ऐसे पूछ लूं कि 125 मीटर ऊंची मीनार से मैंने एक पत्थर को फेंका तो वह धरातल पर कितने वेग से टकराएगा? तो 50 मीटर पर सेकंड से। क्लियर बच्चों? अब हम दूसरी स्थिति लेकर और न्यूमेरिकल लेंगे, और चिंता ना करें, एयरफोर्स की क्लास में हम इतने सारे न्यूमेरिकल कराएंगे कि आपकी सारी स्थितियां क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, दूसरा केस है, यदि आपका पिंड ऊपर की ओर गति करे। आपके पिंड को आपने ऊपर की ओर फेंका, आसमान की ओर ऐसे फेंका। आप लोगों ने किसी पिंड को ऊपर की ओर, आसमान की ओर फेंका, तो जब आप उसको आसमान की ओर फेंकोगे तो वह गति कैसे करेगा? तो याद रखना, जब आप एक पिंड को ऊपर की ओर फेंकोगे तो वो ऊपर जाते 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 आपने फेंक तो दिया किसी वेग से, यानी इसका प्रारंभिक वेग है। जब ये जाते जाते ऊपर जाकर रुकेगा और रुककर वापस नीचे की ओर आएगा। अगर ये यहाँ से फेंका गया है और ऊपर जाकर रुका है तो इसका मतलब है कि इसका अंतिम वेग कैसा है? 0। इसका अंतिम वेग कैसा है? 0। इसको फेंका और ये ऊपर जाकर रुकेगा और वापस धरातल की ओर आएगा। इसका मतलब इसका अंतिम वेग 0 है, और जो त्वरण लगेगा वो कैसा लगेगा? ऋणात्मक। कैसा लगेगा? ऋणात्मक। याद रखना, अगर पिंड धरातल की ओर यानी नीचे की ओर गति करता है तब तो त्वरण होता है धनात्मक, लेकिन अगर पिंड ऊपर की ओर गति करता है तो आपका त्वरण होता है ऋणात्मक, यानी a बराबर -g। तो अब पहला v बराबर u प्लस at, तो v की वैल्यू रखिए 0 बराबर u, a की जगह पर -g, तो u माइनस gt। तो बोलिए u बराबर क्या निकला? gt। दूसरा आपका s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर।
एस की जगह पर एच कितनी ऊंचाई से उसको फेंका गया है। यू का मान लिखिए GT इंटू टी, और यहां पर माइनस का 1/2, क्यों? क्योंकि ए का मान -g लिखेंगे, तो 1/2 GT स्क्वायर, तो H बराबर GT स्क्वायर माइनस 1/2 GT स्क्वायर। अब एक वैल्यू में से आधी वैल्यू घटेगी तो आधी बचेगी, H बराबर 1/2 GT स्क्वायर। बोलिए वही आया कि नहीं आया? पिछले वाला फॉर्मूला, फॉर्मूले सेम आएंगे। याद रखना, चाहे मैं पिंड को ऊपर से नीचे की ओर फेंकूं, चाहे नीचे से ऊपर की ओर, स्थितियां वही रहेंगी। V बराबर U प्लस AT लगाया, V 0 है, A माइनस G है, तो U बराबर GT। S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लगाया, यानी गति का द्वितीय समीकरण, तो U का मान GT इंटू T और A का मान -G और साथ में T स्क्वायर। अब GT स्क्वायर में से आधा GT स्क्वायर घट रहा है, तो कितना बचेगा? आधा GT स्क्वायर। और तीसरा देखिए बच्चों, V स्क्वायर, तीसरा है V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS, तो V का मान 0, U स्क्वायर, A का मान -G, तो माइनस का 2G और H, S की जगह पे H, इसको पक्षांतर कीजिए, तो U स्क्वायर बराबर 2GH, यानी फॉर्मूला फिर से वही आ गया। और यहां से भी H निकालोगे तो U स्क्वायर अपॉन 2G। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप मोशन अंडर ग्रेविटी करते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी में आपका ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर अपवर्ड मोशन करे या डाउनवर्ड यानी नीचे की ओर मोशन करे, फॉर्मूले सेम रहेंगे। अब जब आपका ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर मोशन करेगा तो ऊपर की ओर मोशन में उसकी लास्ट वेलोसिटी 0 होगी, लास्ट वेलोसिटी 0 होगी, और जो एक्सेलरेशन होगा वो -g होगा। और जब आपका ऑब्जेक्ट नीचे की ओर मोशन करेगा तो उसकी प्राइमरी वेलोसिटी 0 होगी, यानी प्रारंभिक वेग 0 होगा, और ए की वैल्यू +g रहेगी। लेकिन ये फॉर्मूले सेम रहेंगे, इन फॉर्मूलों में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब जैसे फिर से मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। मैंने क्वेश्चन लिया कि आपने एक कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की ओर फेंका। अब नीचे से ऊपर की ओर फेंका तो नीचे से आप लोगों ने एक ऑब्जेक्ट को 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर की ओर फेंका, यानी उसकी प्राइमरी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, यानी उसका जो प्रारंभिक वेग है वो 20 मीटर पर सेकंड है। मैंने 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंका, तो बताइए कितनी मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट, कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, कितना टाइम अपने मोशन में लेगा। तो अगर आप लोगों को इससे मैक्सिमम हाइट निकालनी है कि वो कितनी हाइट तक पहुंचेगा, कितनी ऊंचाई तक जाएगा, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है U स्क्वायर अपॉन 2G। तो U स्क्वायर अपॉन 2G, ये फॉर्मूला पुट इन कीजिए, तो U की वैल्यू है 20, तो 20 इंटू 20, 2 इंटू G की वैल्यू 10, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो बोलिए कितनी हाइट तक वो जाएगा? 20 मीटर तक। कितने मीटर तक? 20 मीटर तक। अगर आप लोगों ने किसी ऑब्जेक्ट को 20 मीटर पर सेकंड की प्राइमरी वेलोसिटी से ऊपर की ओर फेंक दिया, तो जब आप उसको 20 मीटर पर सेकंड की प्राइमरी वेलोसिटी से ऊपर की ओर फेंकोगे तो वो कितने हाइट तक जाएगा? 20 मीटर तक मोशन करेगा, और उसको अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? आपको टी निकालना है U से, तो U और T में ये रिलेशन है, U इक्वल टू GT। तो आपको U की वैल्यू 20, आपकी G की वैल्यू 10 इंटू T, तो उसको मोशन में कितना टाइम लगा बच्चों? T बराबर 2 सेकंड। वो अपने मोशन में कितना टाइम लगाएगा? 2 सेकंड लगाएगा। बोलो यस या नो? क्लियर? तो अब अगर आप लोगों को यहां तक क्लियर है तो मैं आप लोगों के सामने एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल ला रहा हूं, उसको समझना और आराम से पढ़ना। मैं उसको बिल्कुल क्लियर कराते हुए आपको पढ़ा रहा हूं। देखिए बच्चों, मैंने कहा यदि किसी पिंड को मीनार से फेंका गया, आपने किसी ऑब्जेक्ट को किसी बिल्डिंग से फेंक दिया, थ्रो कर दिया, वो फिर नीचे की ओर आ रहा है, फेंका गया, तो आपके पिंड द्वारा पहली, दूसरी व तीसरी सेकंड में
तय दूरी ज्ञात करनी है। अगर दिक्कत आ रही है देखने में तो मैं पढ़ देता हूं पूरा। यदि किसी पिंड को मीनार से फेंका गया तो पिंड द्वारा पहली, दूसरी व तीसरी सेकंड में तय की गई दूरी। मतलब आप लोगों ने एक ऑब्जेक्ट लिया, उसको बिल्डिंग से थ्रो कर दिया, तो उसके द्वारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सेकंड में कितनी डिस्टेंस फॉलो की गई। गौर से समझिए, मैंने कहा पहली, दूसरी, तीसरी सेकंड में, और एक कहना पहली, दूसरी, तीसरी सेकंड के पश्चात। देखिए मैं इसके दो पार्ट कर देता हूं। एक मैंने कहा पहली, दूसरी व तीसरी सेकंड में, एक तो मैंने ये कहा, और एक कहा आपकी पहली, दूसरी, तीसरी सेकंड के पश्चात। इन दोनों शब्दों में अंतर है। देखिए पहली, दूसरी, तीसरी सेकंड में ये तो उनके केवल नंबर हैं कि ये फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड और एंड थर्ड सेकंड, ये नंबर हैं, लेकिन इसमें टाइम पीरियड तो 1 सेकंड ही रहेगा। पहली सेकंड भी 1 सेकंड की, दूसरी सेकंड भी 1 सेकंड की, और थर्ड सेकंड भी 1 सेकंड की। इसमें टाइम पीरियड 1 सेकंड है, बट इसमें पहली सेकंड के पश्चात, दूसरी सेकंड के पश्चात, तीसरी सेकंड के पश्चात। पहली सेकंड के पश्चात टाइम पीरियड 1 सेकंड, दूसरी सेकंड के पश्चात टाइम पीरियड 2 सेकंड, और तीसरी सेकंड के पश्चात टाइम पीरियड 3 सेकंड। इनका मुख्य अंतर है। अब देखिए, अब मैं इस प्रश्न को सॉल्व करता हूं तो आराम से देखिए। पहली, दूसरी, तीसरी सेकंड में, इसके लिए मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था कि जब n वे सेकंड में तय की गई दूरी निकालनी हो, n वे सेकंड में तय दूरी, तो फॉर्मूला है s बराबर u प्लस 1/2a 2n-1। आप लोगों को n वे सेकंड में तय की गई दूरी निकालनी है, तो s बराबर u प्लस 1/2a 2n-1। अब इसको नीचे की ओर फेंका गया है तो इसकी प्राइमरी वेलोसिटी होगी 0। तो s की जगह पर मैं लिख देता हूं h, u की वैल्यू 0, 1/2, a की जगह पर g, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट नीचे की ओर मोशन करता है, नीचे की ओर फेंका गया है, तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी एक्सेलरेशन लगेगा, यानी गुरुत्वीय त्वरण लगेगा, और वो भी प्लस में, और साथ में 2n-1। तो h का फॉर्मूला आया 1/2g और 2n-1। अब आप इनका रेशियो निकालिए, फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड एंड थर्ड सेकंड, पहली, दूसरी, तीसरी सेकंड में। तो देखिए 1/2g, 2, n की वैल्यू 1 इंटू 1-1, 1/2g, दूसरे के लिए n की वैल्यू 2, तो 2 गुणा 2 माइनस 1 रेशियो। तीसरे के लिए 1/2g और 2, n की वैल्यू 3, तो 3-1 रेशियो है, तो ये सब कट गए, ये आ जाएगा 2 एकम 2, 2 में से 1 गया 1, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3, 2 तिया 6, 6 में से 1 गया 5। एक तो ये रेशियो क्लियर। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट किसी मीनार की छत से फेंका गया है तो उसके द्वारा पहली, दूसरी, तीसरी सेकंड में कितनी दूरी तय की जाएगी, क्योंकि वहां पर टाइम पीरियड 1 सेकंड है। तो इसमें फॉर्मूला s बराबर u प्लस 1/2a 2n-1, नीचे की ओर फेंका गया है तो प्रारंभिक वेग 0, तो h बराबर 1/2g 2n-1। अब इसके लिए पहली सेकंड के लिए लगाया तो n की वैल्यू 1, दूसरी सेकंड के लिए n की वैल्यू 2, तीसरी सेकंड के लिए n की वैल्यू 3, तो रेशियो क्या निकला 1:3:5। अब बात करते हैं इसकी। देखिए पहली, दूसरी तथा तीसरी सेकंड के पश्चात, तो अगर कहीं पर भी t सेकंड के पश्चात आप लोगों को तय दूरी निकालनी हो, t सेकंड के पश्चात तय दूरी का फॉर्मूला है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। t सेकंड के पश्चात तय की गई दूरी का फॉर्मूला है गति का द्वितीय समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। आपका ऑब्जेक्ट नीचे की ओर मूव कर रहा है तो इसकी प्राइमरी वेलोसिटी 0 होगी, इसकी प्राइमरी वेलोसिटी 0 होगी। तो रखिए 0 प्लस 1/2, क्योंकि u की वैल्यू 0 रखी तो पूरा का पूरा स्टेप 0 हो गया। 1/2 a की जगह पर आ जाएगा g और साथ में t स्क्वायर।
तो S बराबर आपका 1/2 GT²। क्लियर। अब निकालते हैं तीनों के लिए अनुपात। तो S1 रेशियो S2 रेशियो S3। आपका फॉर्मूला ये है कि पहली, दूसरी और तीसरी सेकंड के पश्चात दूरियों का अनुपात। तो देखिए 1/2G, पहले के लिए T की वैल्यू 1 सेकंड, तो 1 का स्क्वायर अनुपात 1/2G। दूसरी सेकंड के लिए T की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर। तीसरा 1/2G, तीसरी सेकंड के लिए T की वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर। तो 1/2G इंटू 1, 1/2G इंटू 4, 1/2G इंटू 9, तो इससे ये कट गया, तो ये 1:4:9, 1:4:9। तो क्या समझ में आया आप लोगों को? जब किसी भी पिंड को मीनार की छत से फेंका गया तो उसके द्वारा पहली सेकंड में 1 मीटर की दूरी, दूसरी सेकंड में 3 मीटर की दूरी और तीसरी सेकंड में 5 मीटर की दूरी तय की गई। उसके द्वारा पहली सेकंड के बाद 1 मीटर की दूरी, 2 सेकंड के बाद 4 मीटर की दूरी, 3 सेकंड के बाद 9 मीटर की दूरी तय की जाएगी। अंतर सिर्फ इसका याद रखना है कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है। अगर आप लोग कहो पहली, दूसरी, तीसरी सेकंड में, तो गति का चतुर्थ समीकरण, क्योंकि वो 9वें सेकंड में तय की गई दूरी का है। अगर आपसे कहे कि पहली, दूसरी, तीसरी सेकंड के पश्चात, इतने सेकंड के पश्चात, तो वहां पर हमेशा गति का द्वितीय समीकरण लगाना है, S बराबर UT प्लस हाफ AT²। क्लियर बच्चों? आप इस एग्जांपल को अगर एनालिसिस करो तो देखिए, पहले सेकंड में 1 मीटर की दूरी, दूसरे सेकंड में 3 मीटर की दूरी, तो 2 सेकंड के बाद पहले सेकंड में 1 मीटर दूरी तय की मैंने, फिर दूसरे सेकंड चला, फिर मैंने 3 मीटर की दूरी तय की, तो पहले और दूसरे सेकंड के बाद 1 और 3 जुड़कर कितना हो जाएगा? 4। तो देखिए 4 है या नहीं, 2 सेकंड के बाद तय की गई दूरी। अब बात करते हैं कि पहले सेकंड में मैंने 1 मीटर की दूरी तय की, दूसरे सेकंड में चला तो मैंने 3 मीटर की दूरी तय की, फिर जब तीसरे सेकंड चला तो मैंने 5 मीटर की दूरी तय की। तो टोटल कितनी हो गई? 3 सेकंड के बाद 1 और 3 4, 4 और 5 9। तो देखिए बच्चों 9 है या नहीं है? बोलो यस या नो। क्लियर? तो इस तरह आप लोगों को इन फॉर्मूलों का यूज करना है। हमारी इस टॉपिक की बात यहीं पर खत्म नहीं होती। हम जब आपके सामने अगली क्लास लेकर पेश होंगे तो इसके और अधिक न्यूमेरिकल लेकर आपके सामने आएंगे, और ऐसी स्थितियां जो आपके एयरफोर्स के एग्जाम में आ चुकी हैं और ऐसी क्या क्या स्थितियां हैं जो आ सकती हैं, वो सारी बातें हम लोग अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अपना पढ़ते रहिए, स्वस्थ खाना खाइए, स्वस्थ रहिए और कोरोना से बचते रहिए। थैंक यू।